गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रेजेंट टेंस के 3 रूपों के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों का स्ट्रक्चर हम एक बार देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है कर्ता या सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म। ठीक है। इसके बाद आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, काम चलता है, ता है, ती है, ये जब आ रहा है तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। काम चल रहा है, रही है आ गया तो कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब विथ आईएनजी, लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा टेंस हमने देखा आज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया हैज या हैव, उसके बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल कोई भी लेंगे और तीनों में देखेंगे कैसे अंतर आता है। जैसे बहुत सरल सा छोटा सा एक सेंटेंस लेते हैं, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है, आई राइट अ लेटर। आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट के तीनों फॉर्म्स आपको मालूम है, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, अगर नहीं मालूम है आई विल राइट इट हियर फॉर यू। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म एंड रिटन इज द थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेने बोल रहा है, यहां पे पहला फॉर्म क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है ना। तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं या लिखती हूं। अंडरस्टूड। मैं आपसे कहूं इसी वाक्य को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलिए, कैसे बोलेंगे। यहां पे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक। अब इज, एम, आर, तो आई के साथ एम। ठीक। आई एम राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या हुआ, मैं एक पत्र लिख रहा हूं या लिख रही हूं। काम चल रहा है। ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, हो रहा है या चल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अंडरस्टूड, अच्छी तरह से समझ में आया। इन दोनों टेंस का फर्क दिख रहा है आपको। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक। अब तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। तो इसमें हम उन वाक्यों को लेंगे जिसमें काम हो चुका है। ठीक है। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख चुका। ठीक है। तो ये हो जाएगा आई। हैज हैव में हैव आएगा, मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी अभी।
हम यूजर्स पे थे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बताना ज़रूरी है, तो पहले इसको समझिए। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। समझ में आया तीनों में अंतर? मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, और मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। अब जो हम अगला टेंस लेने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथा टेंस लेने वाले हैं इस प्रेजेंट का लास्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम से जाहिर है, परफेक्ट यानी कंप्लीट भी है, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूएशन में भी है, प्रोग्रेसिव भी है। तो काम शुरू हुआ पास्ट में किसी समय, continued up till now and going on। कोई ऐसा काम जो पहले कुछ समय पहले शुरू हुआ है, उसका कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है। ऐसे वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काम पूर्ण भी हुआ है और थोड़ा सा अभी भी जारी है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब विथ आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए यहां दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही हैं। मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहां परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस में हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं, लेकिन हैज हैव अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप वर्ब विथ आईएनजी नहीं ले सकते। इसलिए हमको यहां पर एक और हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी है, जो है बीन। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं मतलब क्या हुआ? उनको खेलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, परफेक्ट, और वो अभी भी खेल रहे हैं, काम अभी भी प्रोग्रेस में है। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब यहां पे अगर 2 घंटे से की जगह हम 2 बजे से लेते हैं तो क्या फॉर का ही इस्तेमाल होगा? सोचिए, मैं इस सेंटेंस को चेंज करती हूं। वे 2 बजे से खेल रहे हैं। चलिए देखें क्या होता है। दे
have been playing since 2 o'clock। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि यहां फॉर क्यों आया और यहां सिंस क्यों आया। इसको क्लियर कर दें। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं जहां समय की लंबाई हो, जिसे आप बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम। आप इसको हिंदी में बोलेंगे समय की लंबाई या समय की अवधि, पीरियड बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से ऐसे शब्द होंगे जो अवधि बताते हैं, जैसे 2 घंटे। अब आपको नहीं मालूम है ये 2 घंटे कौन से हैं। 2 से 4 के बीच के 2 घंटे हैं, 4 से 6 के बीच के 2 घंटे हैं, 10 से 12 के बीच के 2 घंटे हैं। ये निश्चित नहीं है, सिर्फ हमारे पास समय की लंबाई है कितनी, 2 आवर्स। तो क्या इस्तेमाल होगा, फॉर। तो जैसे आपके पास में है 3 आवर्स 3 घंटे, 4 months, 5 years, इस तरह से सिर्फ समय की लंबाई दी हुई है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आ गया समझ में। जहां हमको सिर्फ समय की लंबाई दी है, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 days, 2 दिन, कौन से 2 दिन आपको नहीं मालूम, ठीक है, सिर्फ समय की लंबाई आपके सामने दी हुई है 2 दिन, तो यहां आप क्या लगाएंगे, फॉर। और सिंस का इस्तेमाल आप करेंगे जहां आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिसको बोलते हैं निश्चित समय, सर्टन टाइम। जैसे यहां सर्टन टाइम क्या बता रहा है, 2 o'clock, 2 बजे। तो जहां समय निश्चित दिया होगा वहां आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। जैसे कोई भी समय दिया है, 2 o'clock, 3 o'clock, कोई मंथ का नाम दिया है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, कोई डे का नाम दिया है, मंडे, ट्यूसडे, कोई ईयर दिया है, जैसे मान लीजिए 1999, ठीक है। तो इस तरह से जब निश्चित समय आपके पास में है, या फिर लास्ट नाइट, यस्टरडे, इस तरह से दिया हुआ है निश्चित समय, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया फॉर और सिंस का यूज। जहां समय की लंबाई होगी वहां आप फॉर यूज करेंगे, और जहां समय निश्चित दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहां आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इस टेंस में, ये टेंस जो है ये परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यूअस भी है, यानी पूर्ण भी हो चुका है, कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है, कुछ अभी भी जारी है। यानी कंटिन्यूअस है, यानी निरंतरता है उसमें, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है, काम का कुछ हिस्सा परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी हो चुका है। जैसे जो एग्जांपल्स हमने लिए एक बार फिर से देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहे हैं, यानी उन्हें खेलते हुए 2 घंटे बीत चुके, परफेक्ट, और अभी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन में है। समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है आपको। उसी तरह से यहाँ पे हमने उसी सेंटेंस को हमने पॉइंट ऑफ टाइम से लिया कि 2 बजे से, तो 2 बजे से वो लोग खेल रहे हैं, यानी 2 बजे से खेलते हुए उन्हें समय बीत चुका है और अभी भी उनका खेलना जारी है। तो ये अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चल रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम का कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है। अंडरस्टूड कंप्लीटली? कोई अब इस टेंस में आप लोगों को प्रॉब्लम है? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ओके, चलें आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे अगला टेंस जो कि कौन सा है, पास्ट टेंस।
पास्ट टेंस, आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बार फिर से याद दिलाते हैं जिससे आपको पास्ट समझने में किसी तरह की समस्या ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद कीजिए। आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, अपनी आंखों के सामने स्ट्रक्चर लाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले क्या आया था? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब अपने कौन से फॉर्म में थी? वर्ब अपने कौन से फॉर्म में थी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक बार पन्ना पलट लीजिए कॉपी का अगर आप भूल रहे हैं तो। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में थी और लास्ट में आया था ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होगा, अभी ये स्ट्रक्चर कई बार आपके आंखों के सामने से गुजरेगा और एक समय आएगा कि आपको नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो जस्ट शुरुआत है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पे जो वर्ब है, क्रिया है, वो अपने सेकंड फॉर्म में आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब अपने कौन से फॉर्म में थी? फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे वर्ब अपने कौन से फॉर्म में आ गई? सेकंड फॉर्म। ये भूतकाल है, आपने कोई काम भूतकाल में किया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मैं एक पत्र लिखती हूं, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बोलिए तो कैसे बोलेंगे? मैंने एक पत्र लिखा। समझ में आ रहा है ना? भूतकाल में आ गई वो चीज। I wrote a letter। आया समझ में? तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका होता है इस टेंस का, टू एक्सप्रेस द एक्शन डन इन द पास्ट। जो पास्ट में जो एक्शन हुआ है, भूतकाल में जो क्रिया, जो कार्य हुआ है, उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसी तरह से इसका दूसरा इस्तेमाल होता है हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए। मैंने आपको बताया था कोई काम आप रोज करते थे, अब आप नहीं करते। ठीक है, पहले आप करते थे लेकिन अब आपने छोड़ दिया वो काम करना। तो उस हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई एक्सरसाइज्ड डेली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह व्यायाम किया करती थी। इसमें आई एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, या आप इसको आई यूज टू एक्सरसाइज ऐसा भी बोल सकते हैं। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। आपके हैबिचुअल एक्शंस, आपकी आदतें, हैबिट से बना है हैबिचुअल एक्शन। जो चीज़ें आपकी आदत में शामिल हैं, तो शामिल हैं वो तो प्रेजेंट में चला गया, शामिल थी वो आ गया पास्ट में। इसके दो ही मुख्य यूजेस हैं, एक तो पास्ट में जो आपके हैबिचुअल एक्शंस थे उनको बताने के लिए, और कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है उसको, दैट टुक प्लेस इन पास्ट, जो पास्ट में जिस काम को किया गया उसको बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर वंस अगेन, सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, बढ़े आगे। अब हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मतलब हुआ इसका? कंटिन्यूअस, लगातार कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसका स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा। आप जब भी किसी टेंस को पढ़ते हैं तो उससे कोरिलेट कीजिए उसी फॉर्म के दूसरे टेंस को। हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर एक बार देखिए, और देखिए मैं अभी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया था। सब्जेक्ट के बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स ली थी वो थी इज, एम, आर, याद है? यहां हम पास्ट में हैं, हमको है नहीं बोलना है, था बोलना है। was, were। यहां हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, बदल दिया। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई अब? was या were। इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो है वर्ब विथ ing और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कोई भी सरल सा वाक्य लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं एक निबंध लिख रही थी, ठीक है। I was writing an essay। भूतकाल में जो काम चल रहा था, प्रोग्रेसिव में था, उसको बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस की एक और खासियत है, एक सर्टेन टाइम पे जब एक एक्शन प्रोग्रेस में है और उसी समय दूसरा एक्शन होता है, तो प्रोग्रेसिव जो एक्शन है, जो काम चल रहा है, उसको तो अपन कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, और दूसरे जो एक्शन को, जो दूसरा एक्शन उसी समय अकर होता है, उसी समय होता है। जैसे द ट्रेन was crossing when the bridge was broken down। ट्रेन क्रॉस कर रही थी तभी ब्रिज टूट गया। इस तरह के वाक्यों को बताने के लिए भी हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से वी वेर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे जब when the light went out। देखिए दो एक्शंस हो रहे हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव, जब लाइट चली गई। समझ में आ रहा है ना? इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसमें एक और टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं जब दो एक्शंस साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हैं पर दोनों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो कंजंक्शन होता है व्हाइल। जबकि कुछ
कुछ लड़के पढ़ रहे थे, कुछ लड़के खेल रहे थे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे, कुछ लड़के पढ़ रहे थे जबकि कुछ लड़के खेल रहे थे। सेम समय में काम हो रहा है, टाइम वही है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए व्हाइल कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। Some boys were reading in the library while the other boys were playing in the ground. Playing in the ground. दो काम हो रहे हैं, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे जबकि while the other boys were playing in the ground, उसी समय दूसरे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज को भी शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इस तरह से आपने देखा कि दो डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही हैं, प्रोग्रेसिव है, उनको हम व्हाइल कंजंक्शन यूज करके बता सकते हैं। जबकि, है ना, कुछ लड़के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, कुछ लड़के बाहर में खेल रहे थे। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार इसका स्ट्रक्चर हम फिर से देख लें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वॉज या वेयर, वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। कोई काम पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, प्रोग्रेसिव है, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। हम एक बार रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई काम चल रहा है और यहाँ पे चल रहा था। एकदम क्लियर इतने स्ट्रक्चर्स। अब हम आएंगे अगला जो हमारा टेंस होता है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कंप्लीट या पूर्ण, जो काम पास्ट में हो चुका था। पास्ट में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास समय पे, एक निश्चित समय पे काम हो चुका था। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। द ओल्डेस्ट टेंस, सबसे पुराना, जो सबसे पुराना एक्शन होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट टेंस। कोरिलेट कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। यहां पे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड, वन एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब, नो हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज, हैव लगाया था, यहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैड। उसके बाद वर्ब हमेशा परफेक्ट टेंस में अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी। नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलिएगा। अभी आपने वॉइस नहीं पढ़ा है, आप वॉइस पढ़ेंगे तो चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस, जब परफेक्ट टेंस की बात आएगी तो वर्ब हमेशा अपने कौन से फॉर्म में जाएगी? थर्ड फॉर्म में। अंडरस्टूड? और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। यहां एक चीज को आपको ध्यान देना है।
हम इस टेंस को कंपेयर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई काम हुआ, पास्ट में कोई काम हुआ, किसी सर्टेन टाइम में, पास्ट में, उस समय तक कोई काम हो चुका था। The action was completed before a certain time. ये टेंस उन वाक्यों को एक्सप्रेस करता है। At 9 o'clock, the train had left. 9 बजे ट्रेन जा चुकी थी। तो 9 पहले बजा कि ट्रेन पहले गई? जब 9 बजा तो ट्रेन जा चुकी थी। ये अर्लियर एक्शन है, ये एक्शन पहले हुआ है। ट्रेन पहले जा चुकी थी, 9 बजे के पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट में when there are two past actions, जब 2 पास्ट एक्शंस होते हैं तो पुराने एक्शन को, पहले अर्लियर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आ गया समझ में? क्लियर हो रहा है या नहीं? जैसे वी मेट हिम इन 1994. We had not seen him for the last 5 years. We met him in 1994. 1994 में हम उससे मिले। अब हम उससे मिले और ये सेंटेंस वी हैड नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 5 years, 5 सालों से हम उसे देखे नहीं थे। अर्लियर एक्शन जो होगा, अर्लियर एक्शन कौन सा है? हमने उसे 5 सालों से देखा नहीं था। ये अर्लियर एक्शन है, पुराना एक्शन है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 एक्शंस, 2 में जो पुराना एक्शन है, पुराने एक्शन को प्रदर्शित करने के लिए आप कौन सा, अर्लियर एक्शन को प्रदर्शित करने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज होगा। लेटर एक्शन को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा टेंस ज्यादा पुरानी बातों को बताता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में एक सर्टेन टाइम पे वो काम हो चुका था। एक एग्जांपल और देखिए, when we reached the station, the train had arrived. The train had arrived. चलिए अब आप बताइए कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? When we reached the station, हम जब स्टेशन पहुंचे, the train had arrived, ट्रेन आ चुकी थी। तो हम पहले स्टेशन पहुंचे कि ट्रेन पहले आ गई थी? बताओ कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? देखो इसमें यूज कौन सा टेंस हुआ है? When we reached the station, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हम जब स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन आ चुकी थी। ये जो टेंस हमने यहां पर यूज किया है वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? अर्लियर एक्शन को, पास्ट टेंस में जो कार्य पहले हुआ है उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। एकदम क्लियर हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जो एक्शन पहले हुआ है,
हम जब स्टेशन पहुंचे, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन आ चुकी थी। ये भी एक्शन पास्ट में हुआ है, लेकिन इससे पुरानी बात ये है कि हम जब वहां पहुंचे तो ट्रेन वहां पर पहुंच चुकी थी। तो जो अर्लियर एक्शन है उसको डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, कोई काम हो चुका था उसको बताने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। हो चुका है बताने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो चुका है वर्तमान में आ जाएगा, है ना। और पास्ट में बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का एक और भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है जो अधिकांश बच्चों को नहीं मालूम होता। मैं उसके बारे में भी एक छोटे से उसमें आपको बता देती हूँ। आपकी कोई इच्छा जब अधूरी रह गई, अनफुलफिल्ड विश, काश ऐसा होता, हम बोलते हैं ना, काश ऐसा होता, उसको बताने के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? देखिए, इसका अगला यूज, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, यानी आपकी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई, अधूरी रह गई, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई विश I had accepted the job. काश मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया होता, काश मैंने उस जॉब, उस कार्य को स्वीकार कर लिया होता। ये अनफुलफिल्ड विश है, ये आपकी अधूरी इच्छा है, ये इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो सकी। उसी तरह से इफ ओनली the letter had arrived in time. काश मुझे वो लेटर, काश मुझे वो पत्र समय पर मिल गया होता। पत्र समय पर नहीं मिल पाया, उस वजह से कोई चीज़ आपकी अधूरी रह गई, छूट गई। तो इस तरह से अनफुलफिल्ड विश को भी प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हम आएंगे पास्ट टेंस के अंतिम फॉर्म पे, जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब तक मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊं, प्लीज रिवाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख लीजिए, समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। अकॉर्डिंगली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे और समझेंगे। अगर आपने देख लिया हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब आएंगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट है एंड कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में जैसे आपने देखा होगा, इसके स्ट्रक्चर में आया होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। आपने प्रेजेंट टेंस में देखा होगा हैज, हैव, जो यहां नहीं आएगा। यहां हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो होगी हैड। अब कंटिन्यूअस है, काम कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है, परफेक्ट यानी कंप्लीट, और कुछ अभी भी जारी है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर। ठीक है, हम हैड के बाद वर्ब एकदम आईएनजी में नहीं ले सकते। कंटिन्यूअस में आपको वर्ब को आईएनजी के साथ में लेना है, इसलिए हम यहाँ पे लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक हेल्पिंग वर्ब और लगाएंगे जो होगी बीन। ठीक है, उसके बाद में मुख्य क्रिया जो है वर्ब विथ ING, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई काम पास्ट में एक निश्चित समय से प्रारंभ होके चल रहा था,
ठीक है, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे विद्यार्थी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे, उन्हें फुटबॉल खेलते हुए कुछ समय हो चुका था और अभी भी उनके खेलने का काम जारी था। ठीक है, कैसे लिखेंगे बताइए? द स्टूडेंट्स had been playing football। अब हमने आपको बताया सिंस और फॉर का यूज। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था सिंस और फॉर का यूज कि फॉर को हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हमारे पास समय की लंबाई हो, समय की अवधि हो। सिंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारे पास में पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय हो। अभी हमने सेंटेंस बनाया, इसमें हम बोल रहे हैं 4 बजे से। तो अब आप 4 बजे से को निश्चित समय बोलेंगे या समय की लंबाई बोलेंगे? अगर हम बोले 4 घंटे से तो समय की लंबाई हो गई, लेकिन हम पॉइंट बता रहे हैं 4 बजे से, तो क्या इस्तेमाल हो जाएगा? सिंस। वेरी गुड। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock। ठीक है, हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लड़के या विद्यार्थी 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। 1 घंटे से बनाइए। बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, आपको चेंज सिर्फ लास्ट में करना है। चलिए, द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल अब 1 घंटा आपके पास में समय की लंबाई है। आपको ये नहीं मालूम वो 3 से 4 के बीच का 1 घंटा है, 4 से 5 के बीच का 1 घंटा है, या 6 से 7 या 5 से 6। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर। ठीक है, और 1 घंटे को हम क्या बोलेंगे? फॉर एन आवर। फॉर एन आर, एच साइलेंट है, इसको हावर नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड आर। इसके प्रोनाउंसिएशन के कारण हम यहाँ ए न लगा के एन लगाते हैं। यहाँ पे आर्टिकल आप पूछेंगे एच है और आपने एन लगाया है, तो आर्टिकल्स डिपेंड करते हैं ऑन द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। स्पेलिंग डजंट मेक एनी डिफरेंस, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे फॉर एन आर, एन मीन्स 1 घंटा, 1 घंटे से खेल रहे थे। इसी सेंटेंस को हम बोले आप आधे घंटे से बनाइए। लड़के आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, कैसे बनाएंगे? एन आर 1 घंटा, अब आपको आधा घंटा बोलना है तो द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, 1 घंटे का आधा, फॉर हाफ एन आवर। एकदम यहाँ पे चेंज आ जाएगा, फॉर तक सेम रहेगा, यहाँ पे आधे घंटे के लिए आप यूज करेंगे हाफ एन आवर। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? एक बार इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों हैं। इस टेंस का जो मेन मकसद है वो ये बताना कि काम शुरू हुआ, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ और कुछ अभी भी जारी है। अगर ये वर्तमान में हम इस तरह की बात करते हैं कि बच्चे 4 बजे से खेल रहे थे, सुबह से पढ़ रहे थे, उनको पढ़ते हुए कुछ समय हो चुका और अभी भी वो पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, जो बचा हुआ हिस्सा है वो अभी भी जारी है। तो ऐसे वाक्यों को शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत है आपको? आपसे कोई पूछे कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, तो आप जवाब ये देंगे कि कंटिन्यूअस टेंस का पूरा जो वर्क है वो दैट इज गोइंग ऑन, कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ है, वो प्रोग्रेसिव है, वो कंटिन्यूएशन में है। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, कंप्लीट भी हो चुका है कुछ हिस्सा और कुछ अभी भी जारी है। ये अंतर है कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे समझ में? एक बार इससे पहले कि हम आज की क्लास खत्म करें, हमने जो चारों टेंसेस अभी तक पढ़े पास्ट के और चारों टेंसेस जो प्रेजेंट के पढ़े, मैं स्ट्रक्चर बोल रही हूं और आप उन स्ट्रक्चर्स को टैली कीजिएगा कि कैसे डिफरेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, साइड बाय साइड कंपैरिजन, दोनों को एक साथ आमने सामने देखते हैं, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होती, नाइदर इन द केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी प्रकार की सहायक क्रिया होती है। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एकदम क्लियर हो गया? मैं पत्र लिखती हूँ, आई राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया प्रेजेंट और पास्ट में अंतर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रही थी, ठीक है? दोनों में अंतर। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुकी हूं, आई हैड रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुकी थी। दोनों में अंतर दिख गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, present perfect continuous, subject has have been, verb with ing, object. Past perfect continuous tense, subject had been, verb with ing, object. मैं 1 घंटे से पत्र लिख रही थी, I have been writing a letter for Anna. मैं 1 बजे से पत्र लिख रही थी, I had been writing a letter since 1 o'clock. For is used to indicate period of time or length of time, whereas since is used to indicate point of time. For का इस्तेमाल समय की अवधि बताने के लिए, जबकि since का इस्तेमाल निश्चित समय बताने के लिए, definite time बताने के लिए, समय को point से indicate करने के लिए। Is it clear? Now in the next period we shall see future tense. Thank you very much.